हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 जो आज आपका एग्जाम होने वाला है इकोनॉमिक्स में। उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर वाला इस वीडियो में आपको बताने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको 5 नंबर में एग्जाम में पूछता है। जो व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करे। तो व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? सबसे मेन काम है जमाया स्वीकार करना, दूसरा हमारा ऋण प्रदान करना, तीसरा हमारा साख निर्माण करना। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, जमाया स्वीकार करना, बैंक लोगों और व्यवसायों से बचत खाता, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और एफडी के रूप में धन क्या करता है? जमा करवाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ऋण प्रदान करना। दूसरा काम क्या है बैंक का? जो बैंक जो जमा किए गए धन का उपयोग किसको करता है? व्यक्तियों और व्यवसायों को ऋण देने के लिए करता है, जिससे वो क्या होता है? ब्याज कमाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? जो साख निर्माण करना, मैंने क्रेडिट को क्रिएशन करना। बैंक अपनी जमा राशि से कई गुना अधिक ऋण देकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाता है। इसका अन्य कार्य भी है, इसको भी लिखना है। इसके अतिरिक्त बैंक जो है चेक भुगतान, धन हस्तांतरण, लॉकर सुविधाएं आदि जैसे एजेंसी और सामान्य उपयोगिताएं सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है। तो ये भी आपका बैंक का महत्वपूर्ण कार्य एग्जाम में बहुत बार पूछता है 5 नंबर में। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या संसाधनों की सीमितता और मान्य आवश्यकताओं की असीमितता के कारण उत्पन्न होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है सीमित संसाधन। इसमें क्या होता है? जो हम लोग को उत्पादन का संसाधन क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी क्या सीमित होता है, और हम लोग को ज़रूरत क्या? असीमित आवश्यकता है। मनुष्य की आवश्यकताएँ और इच्छाएँ क्या होता है? कभी भी पूरा नहीं होता, असीमित होता है। उसके बाद यहाँ लिखना है संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग। सीमित संसाधनों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसे चयन की समस्या सबसे उत्पन्न समस्या होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है पूर्ति के लोच कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पूर्ति के लोच मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछता है। पहला वो लिखिएगा, पूर्णतः लोचदार पूर्ति। कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति को अनंत तक बदल देता है। मैंने क्या बोल रहा है? कीमत में थोड़ा सा चेंज होगा तो पूर्ति पूरी तरह से बदल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णतः लोचदार पूर्ति। उसके बाद यहाँ देखिए, अत्यधिक लोचदार पूर्ति किसके बोलते हैं? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में, कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन करिएगा उसमें उसका तुलना में पूर्ति में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, ज़्यादा प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं? अत्यधिक लोचदार पूर्ति। उसके बाद तीसरा वाले क्या लिखिएगा? इकाई लोचदार पूर्ति। कीमत और पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो, जितना प्रतिशत कीमत में परिवर्तन करिएगा उतना ही पूर्ति में होगा, तो उसको हम लोग इकाई लोचदार पूर्ति बोलते हैं। कम लोचदार पूर्ति क्या? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में कम प्रतिशत परिवर्तन ना हो। समझ में आ रहा है? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में कम प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम लोचदार पूर्ति। और एक होता है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। कीमत में परिवर्तन का पूर्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि जैसे कीमत में जब चेंज होगा तो पूर्ति में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति बोलते हैं। कभी कभी हमारा पूछता है कि जब मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को लिखे। लॉन्ग क्वेश्चन। मांग को प्रभावित करने वाले 4 कारक क्या? सबसे पहले उपभोक्ता क्या है? अगर आय बढ़ेगा तो सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाएगा, तो पहला प्रभावित करेगा। दूसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की कीमत भी मांग को प्रभावित करती है। तीसरा, उपभोक्ता के पसंद और प्राथमिकताएं भी, जैसे फैशन, आदतें, रुचियाँ मांग को भी प्रभावित करती है। भविष्य में कीमत की अपेक्षा बढ़ने या घटने को, ये भी हमारा मांग को प्रभावित करता है। यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की उम्मीद हो तो वर्तमान मांग घट सकती है। ठीक है, या बढ़ सकती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, औसत आगम, सीमांत आगम और कुल आगम से आप क्या समझते हैं? ध्यान। उसके बाद बोलेगा औसत आगम और सीमांत आगम के बीच में संबंध बताइए। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा आपको, तो लिखेंगे औसत आगम प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त आय है, सीमांत आगम एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से कुल आगम में परिवर्तन से है, और कुल आगम बेची गई सभी इकाइयों का कुल आय से है। ठीक है। तो सभी का डिफिनेशन यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए, संबंध बोला है औसत आगम और सीमांत आगम के बीच संबंध। तो पहला लिखेंगे, जब औसत आगम AR स्थिर होता है तब सीमांत आगम MR AR के बराबर होता है। AR MR क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा कंडीशन लिखेंगे, जब औसत आगम गिरता है तो सीमांत आगम औसत आगम से कम हो जाता है। MR क्या हो जाएगा? AR से कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट, जब औसत आगम बढ़ता है तो सीमांत आगम औसत आगम से अधिक हो जाता है। MR क्या होगा? AR से ज़्यादा हो जाएगा। ये इसका क्या है? इसका बीच में आपको संबंध बताना है।
कभी कभी ये भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ क्या क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाइयाँ, पहला कठिनाई देखिएगा दोहरे संयोग का अभाव। यह सबसे बड़ी कठिनाई है कि जहाँ एक व्यक्ति को वह वस्तु चाहिए जो दूसरे के पास हो और दूसरे व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार की वस्तु चाहिए जो पहले व्यक्ति के पास हो। उसका देखिए दूसरा क्या, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। वस्तुओं के मूल्य को मापने के लिए कोई सामान्य मानक नहीं थे, इसलिए विनिमय दर निर्धारित करना मुश्किल था थोड़ा सा। उसके बाद बोल रहा वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई। कुछ वस्तुएं जैसे पशु अविभाज्य होती है। यदि किसी को भी एक पशु के बदले कम मूल्य की वस्तुएं चाहिए तो वस्तु को विभाजित करना संभव नहीं, ये प्रॉब्लम होता था। उसके भविष्य में भुगतान की समस्या, ऋण या भविष्य के भुगतानों के लिए मानक वस्तु निर्धारित करना कठिन होता था। मूल्य के संचय की समस्या, वस्तुओं के लंबे समय तक संग्रहित करना मुश्किल था क्योंकि ये खराब भी हो सकता था। ये भी आपको दिक्कत था, वस्तु विनिमय प्रणाली का कठिनाई था। ठीक है।